नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट चैप्टर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। बच्चे और महिलाएं खेलों में। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय शारीरिक विकास के चरणों और खेलों के महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित है। इसके कुछ बिंदु हैं। व्यायाम के दिशा निर्देश, एक्सरसाइज गाइडलाइंस। विभिन्न आयु समूह के लिए व्यायाम की आवश्यकता अलग अलग होती है। शैशवावस्था 1 से 2 वर्ष, सक्रिय खेल और खोजबीन के लिए। पूर्वी स्कूलियन 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए दौड़ना, कूदना और फेंकना जैसे बुनियादी कौशल। 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए संगठित खेल और शारीरिक गतिविधि कम से कम 60 मिनट प्रतिदिन। इससे क्वेश्चन भी आया था। किशोरावस्था बच्चों के लिए 13 से 19 वर्ष के शक्ति और सहन शक्ति वाले खेल। सामान्य मुद्रा दोष, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। गलत तरीके से बैठने या खड़े होने के कारण शरीर के ढांचे में आने वाले बदलाव, नॉकनी, बो लेग, फ्लैट फुट, काइफोसिस, लोडोसिस और स्कोलोसिस। नॉकनी, जब हमारे घुटने आपस में टकराते हैं उसे नॉकनी कहते हैं। बो लेग, जब जो हमारे पैर धनुषाकार हो जाते हैं उसे बो लेग कहते हैं। जो हमारे पैर का जो आर्च, जो नीचे तलवा होता है उसके उसमें आर्च ना होना, उसे फ्लैट फुट कहते हैं। काइफोसिस, पीठ के ऊपरी हिस्सों में, उसे कुबड़पन कहते हैं। लोडोसिस, कमर के निचले हिस्से का काफी हद तक अंदर आ जाना, उसे लोडोसिस। स्कोलोसिस, जो सी या एस टाइप के आकार में रीढ़ की हड्डी का हो जाना या झुक जाना, उसे स्कोलोसिस कहते हैं। महिलाओं की खेल में विशेष भागीदारी। भारत और दुनिया भर में महिलाओं की खेल में भागीदारी बढ़ाने के सामाजिक और शारीरिक लाभों पर चर्चा की गई है इस चैप्टर के अंदर। विशेष स्वास्थ्य स्थितियां, स्पेशल कंडीशन। महिलाओं के लिए 2 मुख्य विशेषों को समझना जरूरी है। रजोवृत्ति प्रारंभ, मेनॉर्च, किशोरावस्था में मासिक धर्म की पहली शुरुआत। मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म संबंधी विकार, मासिक धर्म चक्र में अनियमितता। फीमेल एथलीट राइट, यह परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें तीनों से परस्पर जुड़ी स्थितियां शामिल हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर को आप जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट बच्चे की हड्डियों, मांसपेशियों और हिलने डुलने, मूवमेंट की दक्षता का विकास। सरल शब्दों में यह बच्चों के शरीर पर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया है जिसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, एक होता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग शामिल होता है। उदाहरण बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना आदि। महत्व क्या है? शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए आवश्यक है। अब सूक्ष्म की बात करें, इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों, विशेषकर हाथों और उंगलियों की उपयोगिता को शामिल होता है। उदाहरण किसी वस्तु को पकड़ना, लिखना, पेंटिंग करना, बटन लगाना या ब्लॉक से खेलना आदि। महत्व, यह सटीकता वाले कार्यों के लिए जरूरी है। बाल्यावस्था में मोटर विकास के चरण क्या हो सकते हैं? शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए सिर का उठाना, पलटना, घुटनों के बल चलना, अंत में सहारा लेकर खड़ा होना इत्यादि। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा दौड़ना, कूदना, गेंद फेंकना जैसे कौशल सीखता है। मिडिल एज में 7 से 12 साल का जो बच्चा होता है, बच्चा अधिक जटिल गतिविधियों जैसे फुटबॉल खेलना, तैरना, जिम्नास्ट में निपुण होना, शरीर के संतुलन को बेहतर हो जाता है। मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? मोटर विकास को प्रभावित करने वाले कारक है अनुवांशिकता, पोषण, पर्यावरण, नियमित व्यायाम, शारीरिक अक्षमता। अनुवांशिक जो माता पिता से आते हैं, आपको पता है। पोषण, जो हमारे खाने के लेकर के जो समस्याएं हैं, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वही। इन्वायरमेंट कैसा है, उसको विकास में बढ़ावा मिलता है। नियमित व्यायाम, मतलब हम डेली एक्सरसाइज करते नहीं करते। अगर किसी बच्चे को जन्मजात कोई बीमारी है या किसी कारणवश किसी और कुछ है, तो उसमें उसका विकास होना धीमा हो जाता है। एक खिलाड़ी या छात्र का सर्वांगीण विकास तभी होता है जब वह
इन डोमेन पर काम करता है। डोमेन कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और फिजिकल डोमेन, जिसे हम साइकोमोटर डोमेन भी कहते हैं। यह मानसिक क्षमताओं, कॉग्निटिव का मतलब देखिए, यह मानसिक क्षमताओं, ज्ञान, बौद्धिक कौशल विकास से संबंधित है। खेलों में उपयोग, खेलों के नियमों को समझना, स्ट्रेटेजी बनाना, विरोधी की चाल पहचानना और खेल के दौरान तुरंत निर्णय, डिसीजन मेकिंग लेना, ये कॉग्निटिव डोमेन का काम है। मुख्य बिंदु ज्ञान, समझ और विश्लेषण और मूल्यांकन है। अफेक्टिव डोमेन, यह भावनाओं, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, वैल्यूज और सामाजिक कौशलों से विकास से संबंधित है। खेलों में उपयोग, खेल भावना दिखाना, टीम में साथियों के साथ सहयोग करना और जीत हार को शालीनता से स्वीकार करना और अनुशासन बनाए रखना। मुख्य बिंदु क्या है? आत्मविश्वास, प्रेरणा, नैतिकता और सहानुभूति। फिजिकल डोमेन या साइकोमोटर डोमेन का अर्थ है शरीर के अंगों के विकास और उनके कुशल उपयोग से है। यह डोमेन पूरी तरह से क्रिया, डूइंग पर आधारित है। इसमें शारीरिक फिटनेस के घटक अलग अलग हैं, जैसे कि एक खिलाड़ी शारीरिक डोमेन के आकलन इन 5 चीजों से होता है। कौन से? शक्ति, सहन शक्ति, गति, लचीलापन और चपलता, जिसे एजिलिटी कहते हैं। शक्ति, मांसपेशियों द्वारा प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता। कोई चीज है हमारे अपोजिट है और वो हमें रोकने की पूरी कोशिश करे, उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो उसके काम के विरुद्ध हम जो काम करते हैं उसे स्ट्रेंथ कहते हैं या शक्ति कहते हैं। इंडोरेंस, थकान की स्थिति में भी लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता को हम सहन शक्ति कहते हैं। गति, किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने की क्षमता को हम गति कहते हैं। लचीलापन, जोड़ों की गति की सीमा, रेंज ऑफ मोशन को हम लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। एजिलिटी या कोऑर्डिनेशन, शरीर की दिशा तेजी से बदलने और अंगों के बीच तालमेल बैठाने की क्षमता को हम एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मोटर स्किल, इसमें शरीर की मांसपेशियों का नियंत्रण शामिल है। ग्रॉस मोटर स्किल, दौड़ना, कूदना, तैरना। फाइन मोटर स्किल, निशाना लगाना, ग्रिप, छोटी मांसपेशियां, अभी आपने पढ़ा ही था। शारीरिक प्रणालियों का विकास, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम शारीरिक के आंतरिक तंत्र मजबूत होते हैं। श्वसन तंत्र, काफी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। परिसंचरण तंत्र में भी मजबूती आती है। पेशीय तंत्र में भी मजबूती आती है। ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फिजिकल डोमेन के। चौथा है स्वास्थ्य और स्वच्छता, उचित मुद्रा, यानी हम सही से चलें, बैठे, उठें। शरीर डोमेन के मुख्य व्यक्तियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ, सक्रिय और कुशल बनाना है। यह खेल के मैदान पर वास्तविक प्रदर्शन को से जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण से समझें। कॉग्निटिव, यह जानना कि फाउल क्या है और बास्केट करने के लिए किस एंगल से गेंद फेंकनी है, ये कॉग्निटिव। अफेक्टिव, अपने टीम के खिलाड़ियों को पास देना और रेफरी के निर्णय का सम्मान करना। और साइको, वास्तव में गेंद को ड्रिबल करना और जंप लेकर बास्केट करना। इस चीज से आप समझ चुके होंगे कि इस डिफरेंस क्या है। ग्रॉस मोटर हम ऊपर बताया था कि बड़ी मांसपेशियों से जुड़े हैं और सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल्स छोटी मांसपेशियों से जुड़े हैं। उंगलियां, लिखना, बैठना, उठना हमने भी समझा था। याद रखें कि मोटर हमेशा सामान्य से, अगर हमारा कोई भी विकास होता है पहले वो जर्नल होता है फिर स्पेसिफिक होता है, यही एक कारण है। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर में हम थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। स्थूल मोटर कौशल और सूक्ष्म मोटर कौशल। मांसपेशियां, बड़ी मांसपेशियां का उपयोग किसमें? ग्रॉस मोटर में। और फाइन में छोटी मांसपेशियों का। बड़ी शक्तिशाली आंदोलन, जो हमारी मूवमेंट्स होती है वो ताकतवर होती है, पर इसमें छोटे छोटे प्रीसियस छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं। ऊर्जा, इसमें अधिक शारीरिक ऊर्जा की खपत होती है। इसमें मानसिक एकाग्रता और नियंत्रण अधिक होना चाहिए। उदाहरण, दौड़ना, चलना, साइकिल चलाना। इसमें लिखना, जूता। विकास का क्रम, पहले विकसित होते हैं ग्रॉस वाले, फिर बाद में होते हैं फाइन। ठीक है जी। ओपन मोटर स्किल क्या चीज है और क्लोज मोटर स्किल क्या चीज है, अब इसके बारे में जानेंगे। ओपन मोटर वे कौशल हैं जो अस्थिर और अनिश्चित वातावरण में किए जाते हैं। इसमें खिलाड़ी को बाहरी कारकों के अनुसार अपनी गति बदलनी पड़ती है। विशेषता, वातावरण लगातार बदलता रहता है, जैसे विपक्ष खिलाड़ी की चाल, गेंद या गेंद की दिशा। खिलाड़ी को तुरंत निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण, फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना, क्योंकि विपक्षी खिलाड़ी और गेंद की स्थिति बदलती रहती है। ओपन मोटर आपने देखा होगा। अब क्लोज वे कौशल है जो स्थिर और अनुमानित वातावरण में किए जाते हैं, जहां वातावरण खिलाड़ी के नियंत्रण में होता है। विशेषता, वातावरण बदलता नहीं है, खिलाड़ी अपनी मर्जी से क्रिया शुरू करता है और उसे पता होता है कि क्या होने वाला है।
इसमें सटीकता कंसिस्टेंसी पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरण शॉट पुट या चक्का फेंक, जिम्नास्ट का रूटीन रूटीन करना, फ्री थ्रो लाइन से बास्केटबॉल फेंकना जहां पर आपको कोई रोक नहीं रहा, दौड़ना एक निश्चित ट्रैक पर। आप समझ पाए होंगे मोटर, ओपन मोटर क्या है और क्लोज मोटर क्या है। उदाहरण के तौर पर बास्केटबॉल में खेल के दौरान ड्रिबल करना ओपन स्किल है, लेकिन फाउल होने पर फ्री थ्रो मारना क्लोज स्किल है। इसी तरह क्लोज और ओपन में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो उनका बेस्ड क्या है, ओपन मोटर और क्लोज मोटर का फादर स्थिर, अस्थिर और बदलता रहता है। ये स्थिर और पूर्व निर्धारित है। निर्णय खिलाड़ी को बाहरी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना है, जबकि क्लोज में खिलाड़ी अपनी गति और तकनीक को ध्यान में रखता है तब वो काम करता है। नियंत्रण बाहरी कारकों का नियंत्रण अधिक होता है, यानी बाहर से जो हमारे कारक है, जो हमारे फैक्टर्स हैं, वो हम पे बहुत डिपेंड वो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जबकि इंटरनल में या क्लोज में खिलाड़ी अपनी क्रियाओं को पूरे तरह से नियंत्रित होता है। उदाहरण कुश्ती, फुटबॉल, रग्बी, और क्लोज में तीरंदाजी, गोल्फ और वेट लिफ्टिंग। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी, स्थिर कौशल, नॉन लोको और लोकोमोटर में। नॉन लोकोमोटर और स्टेबिलिटी एक ही चीज है। वे कौशल जिनमें शरीर एक ही स्थान पर स्थिर होकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है, इसमें शरीर का स्थान नहीं बदलता। उदाहरण एक पैर पर खड़ा होना, झुकना, शरीर खींचना, स्ट्रेचिंग, मुड़ना, ट्विस्टिंग आदि, घूमना। महत्वपूर्ण, यह शरीर के गुरुत्वाकर्षण के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जबकि लोकोमोटर वे कौशल है जिनमें शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, जिसमें पूरे शरीर का स्थानांतरण या ट्रांसफर शामिल है। उदाहरण चलना, दौड़ना, कूदना, जंपिंग, फांदना, लंपिंग, चढ़ना। महत्व, यह बच्चों में बड़ी मांसपेशियों, ग्रॉस मोटर के विकास और फुर्ती, एजिलिटी के लिए आवश्यक है। जोड़ तोड़ या मैनिपुलेटिंग कौशल वे कौशल हैं जिनमें किसी भारी वस्तु ऑब्जेक्ट को नियंत्रित करने के लिए हाथ, पैर या शरीर के अन्य हिस्सों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण गेंद फेंकना, थ्रोइंग, पकड़ना, किक मारना, ड्रिबल करना। महत्व, यह हाथों के तालमेल और सूक्ष्म मोटर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर, खिलाड़ियों का कोर्ट पर दौड़ना लोकोमोटर है, गेंद में ड्रिबल या शूट करना मैनिपुलेटिव है, और जंप लेकर लैंड करना तुरंत स्टेबिलिटी है। अब आप इसमें तीनों में फर्क समझ पा रहे होंगे। स्टेबिलिटी एक स्थान बदलता नहीं है, लोकोमोटर स्थान बदलता रहता है, जबकि मैनिपुलेटिव वस्तु का उपयोग होता है। योग, आसन, झुकना, दौड़ना, तैरना, बैटिंग करना, बास्केटबॉल और ड्रिबलिंग। मैनिपुलेटिंग को एक बार आप दोबारा समझना चाहें तो समझ सकते हैं। वे कौशल जिनमें किसी भारी वस्तु को नियंत्रण करने के लिए हाथ, पैर, शरीर, अन्य हिस्सों का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट मोटर स्किल, सीरियल मोटर स्किल और कंटिन्यूस मोटर स्किल। डिस्क्रीट, ये वे कौशल है जिनका एक स्पष्ट शुरुआत, बिगिनिंग और स्पष्ट अंत होता है। ये क्रियाएं बहुत डिस्क्रीट मोटर स्किल, ये वे कौशल हैं जिनका एक स्पष्ट शुरुआत यानी बिगिनिंग होती है और स्पष्ट अंत होता है। ये वे क्रियाएं बहुत कम समय के लिए होती हैं। विशेषता है, अपने आसानी से बता सकते हैं कि क्रिया कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। उदाहरण क्रिकेट में गेंद का हिट करना, बास्केट में फ्री थ्रो मारना, शॉर्ट पुट गोला फेंकना, स्विच ऑन करना। सीरियल मोटर स्किल, जब कोई डिस्क्रीट कौशल एक विशेष क्रम सीक्वेंस में जोड़ दिया जाता है तो उसे सीरियल कौशल कहते हैं। विशेषता, इसमें एक क्रिया खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। पूरे कौशल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हर डिस्क्रीट स्टेप सही क्रम में हुआ है या नहीं। उदाहरण जिम्नास्ट का पूरा रूटीन, अलग अलग स्टंट का मेल, ट्रिपल जंप, दौड़ना, हॉप, स्टेप और जंप, लॉन्ग जंप की पूरी प्रक्रिया, कार चलाना, गियर बदलना, क्लच छोड़ना और रेस देना। कंटिन्यूस मोटर स्किल, ये वे कौशल है जिनमें शुरुआत और अंत का कोई स्पष्ट बिंदु नहीं होता। ये क्रियाएं लगातार और लयबद्ध रिदमिक तरीके से चलती हैं। विशेषता, क्रिया का अंत खिलाड़ी की इच्छा या थकान पर निर्भर करता है, ना कि स्वयं पर। उदाहरण तैरना, साइकिल चलाना, दौड़ना और रेंगना। जैसे कि अगर बात करूं डिस्क्रीट की, इसमें हमें पता होता है कि मैं कैसे थ्रो करूंगा, मेरी शुरुआत कैसे होगी और मेरा अंत कैसे होगा। अगर हम बात करें उसके बाद सीरियल मोटर स्किल की, इसमें मुझे पता होता है कि मुझे करना कैसे है।
कि कैसे शुरुआत होगी या कब होगी, पर इसको मैं सीक्वेंस में बताऊंगा कि जैसे मान लो ट्रिपल जंप का बच्चा, वो पहले रनिंग करेगा, फिर पैर रखेगा, हॉप रखेगा, मतलब एक पैर पे जंप लेगा, फिर दूसरे पे स्टेप रखेगा और तीसरे पे वो जंप करेगा, वो तीनों को जोड़ के रख देगा। अगर हॉप का क्रम देखें तो एक पूरी एक क्रिया है हॉप, जैसे शॉर्ट पुट में एक शॉर्ट पुट फेंकना, फ्री थ्रो में फ्री एक थ्रो को फेंकना, इससे का स्टेप जंप, ये तीनों अलग अलग चीज़ है, उनको एक साथ जोड़ना, उसे एक सीक्वेंस में लाना, ये एक तरह का सीरियल सीरियल मोटर स्किल है। कंटिन्यूस का मतलब होता है एक ही जो हमारा रिदम है, जो कौशल है, उसे लगातार करते रहना। जैसे मैं अगर साइकिल चला रहा, कोई पैडल का चलना, बार बार वो कंटिन्यूस वो घूमता रहे, वो घूमता रहे, उसका कोई आदि ना अंत, वो एक रिदमिक है। इसके अलावा वो एक अच्छी थकान पर निर्भर करता है, ये रुकेगा तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा तो नहीं रुकेगा। इस तरीके से अगर हम इसका चार्ट देखें, डिस्क्रिट जो हमारा डिस्क्रिट होता है बिल्कुल स्पष्ट होता है, ठीक है। सीरियल कई क्रियाओं को मिलाकर बनता है, और कंटिन्यूस में स्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, मतलब हमें पता नहीं होता, बस ये चलना है। डिस्क्रिट में बहुत कम समय, शॉर्ट होते हैं, मीडियम और लंबे। डिस्क्रिट में गेंद का मारना, किक मारना। सीरियल में जिम्नास्टिक, ट्रिपल जंप, इस तरह कंटिन्यूस दौड़ना, साइकिल चलाना, जैसे कि आप इसे समझ चुके होंगे। अब हम दिशा के अंतर के हिसाब से सोचे, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलिसिस। काइफोसिस, रीढ़ की हड्डी पीछे निकल जाना, ऊपर ही जो रीढ़ की हड्डी है पीछे ऊपर की तरफ खो जाना, उसे हम्प बैक कहना है, इसको काइफोसिस कहते हैं। लॉर्डोसिस, रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ से, जो हमारी जो पेल्विस है उसके पास से ऊपर के जो L4 L5 है, जो नीचे की तरफ धस जाए, वहां से धसने लगे, उसे लॉर्डोसिस। स्कोलोसिस, रीढ़ की हड्डी है बाई साइड एस या सी टाइप की बन जाए, उसे स्कोलोसिस कहते हैं। पैरों का अंतर, पैरों में अगर बाहर की तरफ घुटने कर काफी दूर दूर हो जाए और घुमावदार हो, उसे बोलक कहते हैं। नौकनी, जो घुटने आपस में जुड़ने लगे, चिपकने लगे, उसे नौकनी कहते हैं। पीछे झुकने वाली समस्या, काइफोसिस के लिए भुजंगासन और धनुरासन रामबाण है। पेट की समस्या और लॉर्डोसिस के लिए पश्चिमोत्तासन सबसे अच्छा आसन है। अगर हम बात करें, जो हम चरणों की बात कर रहे थे शुरुआत में, किस एज में कैसे करना चाहिए, तो सहसा अवस्था में 2 से दिन भर कई बार रेंगना, शरीर पर नियंत्रण, मांसपेशियों के लिए। अगर हम 3 से 5 साल के बच्चों की प्रारंभिक बचपन जो होता है, कम से कम 180 मिनट 3 घंटे गतिविधि हमें करनी चाहिए। गतिविधि का प्रकार क्या होना चाहिए, दौड़ना, कूदना, फेंकना, सक्रिय, बुनियादी मोटर स्किल का जो इसमें यूज होता है। मिडल एज की बात करें 6 से 12, तो उसमें 60 मिनट का कम से कम व्यायाम होना चाहिए। संगठित खेल होना चाहिए, जैसे फुटबॉल जो हमारी टीम गेम है वो, इसमें सहन शक्ति और टीम वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किशोरावस्था 13 से 19, कम से कम 60 मिनट तीव्र व्यायाम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगासन, एथलीट, एरोबिक्स, मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों के घनत्व की ओर बढ़ाना चाहिए। अगर हम काइफोसिस और इन सब की बात करें, अभी हमने पढ़ ही लिया है, वैसे हम बस उसका एक रिवीजन है छोटा सा। नौकनी, खड़े 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 होने पर घुटनों पर आपस में टकराना, विटामिन डी की कमी से हो सकता है, रिकेट्स या भारी वजन की वजह से। इसके लिए सुधारात्मक उपाय क्या है, घुड़सवारी करना, घुटनों के बीच तकिया रखकर सोना या पद्मासन। बो लेग की बात करें, जो हमारे धनुषाकार है, घुटनों के बीच अधिक दूरी होना, गैप होना, जल्दी चलना सीखना या कैल्शियम की कमी। अगर हम इसका कारण कह सकते हैं, बचपन में बच्चा जल्दी लगने लगा या कैल्शियम की कमी होगी, तो उसके पैरों का आकार खराब हो गया। इसके लिए आसन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, गरुड़ासन, पैरों के पंजों को अंदर की तरफ करके चलना। फ्लैट फुट की बात करें, तलों में आर्च का आना या कम हो जाना, पैर पूरी तरह से जमीन को छूता है, मतलब जो हमारे नीचे पैरों का जो तलवा होता है वो पूरी तरह से पूरा जमीन को टच करता है, उसमें कोई आर्क नहीं होता, जिसे हम जो कहते हैं। इसके कारण हो सकते हैं गलत जूते, कमजोर मांसपेशियां, मोटापा। ताड़ासन, पंजों के बगैर चलना, पैरों की उंगलियों को कंकड़ उठाना इत्यादि, हम इसके लिए उपाय कर सकते हैं। काइफोसिस में पेट के ऊपरी हिस्सा बाहर निकल जाता है, कंधे का झुकना, गलत तरीके से बैठना या पढ़ना भारी तरह से, इसके जो तरीके हो सकते हैं इसको सही कर सकते हैं। चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, पीछे की ओर झुकने वाले व्यायाम। अब बात करें लॉर्डोसिस की, कमर का निचला हिस्सा बहुत ज्यादा अंदर धंस जाता है, इसके पीछे कारण हो सकते हैं मोटापा, पेट की मांसपेशियां की कमजोर होना। आसन जो इससे हम इसको सुधार कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन, हल आसन, आगे की ओर झुकने वाले व्यायाम। स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का एक तरफ सी या एस में झुक जाना, एक हाथ में भारी वजन उठाना, जन्मजात दोष कारण हो सकता है। त्रिकोण आसन से हम इसको ठीक कर सकते हैं, पुलअप्स करना या विपरीत दिशा में झुकना। भारत में महिलाओं की भागीदारी का मुख्य कारण
कम होने के कारण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ढांचागत है। इन बाधाओं को विस्तृत है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाएं। सामाजिक दृष्टिकोण। नेगेटिव सोशल एटीट्यूड। समाज में आज भी यह धारणा बनी हुई खेल महिलाओं के लिए नहीं। अक्सर टिप्पणी की जाती है महिलाओं का स्थान रसोई घर में है। पारिवारिक पारितोषिक की कमी। लड़कों की तुलना लड़कियों को खेलों के लिए माता पिता से कम समर्थन और संसाधन मिलते हैं। परंपरागत रीति रिवाज। कुछ संस्कृतियों में यह माना जाता है कि खेल महिलाओं को मर्दाना बना देते हैं, जिसके कारण उन्हें खेलों से दूर रखा जाता है। ढांचागत और आर्थिक बाधाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ फैसिलिटी। महिलाओं के लिए अलग ड्रेसिंग रूम, सुरक्षित खेलों के मैदान और उचित वॉशरूम में भारी कमी है। महिला कोचों की भारी कमी होती है। आर्थिक कारण। पारिवारिक परिवारों द्वारा लड़कियों के खेल उपकरणों, ट्रेनिंग, पैसों खर्च करना अक्सर फिजूल खर्ची माना जाता है। सुरक्षा और समय संबंधी बाधाएं। व्यक्तिगत सुरक्षा। देर रात तक अभ्यास करना या दूर स्थित ट्रेनिंग सेंटरों तक अकेले जाना सुरक्षित दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण माना जाता है। समय की कमी। महिलाओं पर घरेलू कामों और पढ़ाई का बोझ अधिक होता है, जिससे उन्हें खेलों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। मनोवैज्ञानिक और मीडिया बाधाएं। रोल मॉडल की कमी, लैक ऑफ रोल मॉडल। सफल महिला खिलाड़ियों की कहानियों का प्रचार कम होने के कारण लड़कियां उनसे प्रेरित नहीं हो पाती। कम मीडिया कवरेज। पुरुष खेलों की तुलना में महिला खेलों को टीवी पर, अखबारों में बहुत कम जगह मिलती है। शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण। मासिक धर्म। समाज में व्याप्त वर्जनाओं, टैबूज और उचित स्वच्छता सुविधाओं के कमी के कारण किशोर लड़कियों का अक्सर खेल से हट जाती है। स्वास्थ्य के प्रति कम जागरूकता। महिलाओं के विशेष पोषण, स्वास्थ्य जैसे फीमेल एथलीट ट्राई के प्रति जागरूकता प्रदर्शन को प्रभावित करती है। निष्कर्ष। इन बाधाओं को दूर करने के लिए बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण और समाज में सोच बदलाव लाना अनिवार्य है। मासिक धर्म संबंधी विकार। महिला एथलीट को स्वयं जुड़ाकर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका अर्थ मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली कोई भी अनियमितता। अमेनोरिया। यह तब होता है जब महिला एथलीट मासिक धर्म पूरी तरह से रुक जाता है या समय पर शुरू नहीं होता। प्राथमिक एमेनोरिया। प्राइमरी। 15 से 16 वर्ष की आयु तक भी पहली मासिक धर्म शुरू ना हो। द्वितीय एमेनोरिया या सेकेंडरी। जब मासिक धर्म शुरू तो हो गया था लेकिन बाद में 3 महीने या उससे अधिक समय के लिए रुक जाए। कारण अत्यधिक व्यायाम, कम कैलोरी वाला आहार और मानसिक तनाव। कष्टार्तर्व या डिसमेनोरिया। इसका अर्थ है मासिक धर्म के दौरान होने वाला अत्यधिक दर्द। लक्षण। पेट के निचले हिस्से में तेज ऐंठन, पीठ दर्द, मतली मतलब नरोसा, जिसमें आपको मिचलाने लगता है जी, और सिर दर्द। प्रभाव। इसके कारण महिला एथलीट अक्सर ट्रेनिंग या प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले पाती। मासिक धर्म विकार के मुख्य कारण। कॉजेज इन एथलीट्स। अत्यधिक शारीरिक प्रशिक्षण, बहुत भारी वर्कआउट शरीर के हार्मोन संतुलन को बिगाड़ देते हैं। कम ऊर्जा उपलब्धता, जितना व्यायाम किया जा रहा है उसके मुकाबले पर्याप्त पोषण, कैलोरी ना लेना। हार्मोनल असंतुलन, विशेष रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी। कम वसा, लो बॉडी फैट, शरीर में फैट का स्तर बहुत कम होने से प्रजनन प्रणाली प्रभावित होती है। फीमेल एथलीट ट्राइड। लास्ट टॉपिक है हमारा, इसे हम पिछले 2 चैप्टरों में लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और खाने के विकार। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको पहले बताया था, हड्डियों का बोन्स जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बुरबुरी। इसमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है, उसके कारण होता है। एमेनोरिया, इसमें जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बाधित हो जाता है। कई बार हमारे खाने के कारण या फैट के कारण हमारा इसका संतुलन बिगड़ जाता है। खाने का विकार, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया हो सकता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर में दिक्कतें देता है। या जब एथलीट ईटिंग डिसऑर्डर के कारण मासिक शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तब भी इसमें दिक्कत आने लगती है। इसके बचाव के कारण संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रशिक्षण में बदलाव होना चाहिए और जागरूकता। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।